स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो अपने राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे थे और अब तक अपने 11 चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक सर्वे के, ठीक है ना। और अब आज अपने चैप्टर 12 जो है उसको पढ़ने वाले हैं, जो कि है प्रभावी शासन और सार्वजनिक सेवाओं पर, ठीक है ना। इफेक्टिव गवर्नेंस के ऊपर ये चैप्टर है। इसके अंदर बहुत सारी जो इनिशिएटिव्स है, पहल है सरकार की, वो अपने देखेंगे। और एक दो कुछ नीतियां हैं इंपॉर्टेंट है, जिसमें एआई नीति है, वो इंपॉर्टेंट है 2026 वाली, ठीक है। तो ओवरऑल अगर इस चैप्टर की बात करो तो इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है कंपैरेटिवली अगर अपने बात करें अदर चैप्टर से, तो ये सबसे कम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये मेंस के हिसाब से तो अच्छा चैप्टर है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के हिसाब से इतना कोई विशेष चैप्टर नहीं है। सिर्फ एक दो मेन स्कीम्स को छोड़कर, जैसे इसमें जन आधार आता है, तो जन आधार के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो लोकबंधु 2025 टेलीग्राम चैनल है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे ये आपको पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब इस चैप्टर में अपने क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सब जानते हैं वही विकसित राजस्थान जो संकल्प है, उसके अंदर इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए किन किन क्षेत्रों पर काम किया जाएगा। दूसरा हम ये जानेंगे कि प्रभावी शासन होता क्या है एक्चुअल में। फिर अपने देखेंगे कि जो सूचना प्रौद्योगिकी या जिसको अपने आईटी बोलते हैं शॉर्ट में, आईटी समर्थित नागरिक केंद्रित जो सेवा प्रदायगी है, उसके लिए सरकार कौन कौन सी जो है वो पहल कर रही है। इसके अलावा अपने बात करेंगे पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासनिक तंत्र की, इसके लिए क्या क्या पहल की जा रही है। और अपने लास्ट में बात करेंगे प्रभावी वित्तीय प्रबंधन की, ठीक है। सबसे पहले अपने ये जान लेते हैं कि विकसित राजस्थान जो 2047 संकल्प है, उसके अंदर इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए, प्रभावी शासन के लिए किन किन क्षेत्रों पर काम किया जाएगा। तो इसमें बहुत सिंपल है। एक तो हो गया नागरिक केंद्रित शासन। इफेक्टिव गवर्नेंस का मीनिंग यही होता है, नागरिक केंद्रित शासन। अब नागरिक केंद्रित शासन कैसे होगा? अगर पुलिस जो है वो मजबूत होगी तो पुलिस प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण दूसरा पॉइंट हो गया। पहला हो गया नागरिक केंद्रित शासन और दूसरा हो गया पुलिस प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण। इसके लिए अब आप जानते हो पुलिस जो है, पुलिसिंग जो है उसमें बहुत कठोरता से नियमों का पालन हो रहा है। तो सेवा नियम जो है उनमें जो है वो संशोधन होना चाहिए और भर्ती जो प्रक्रिया है उसमें सुधार हो, ये एक इसके अंदर पॉइंट रखा गया है विकसित राजस्थान के अंदर। तो सेवा नियमों में संशोधन और भर्ती सुधार। इसके बाद सेवा नियमों में संशोधन करना है तो कानून का प्रवर्तन करना पड़ेगा, एनफोर्स करना पड़ेगा लॉ को। तो कानून प्रवर्तन और जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाना है, ये भी इफेक्टिव गवर्नेंस का ही पार्ट है। और इसके अलावा प्रौद्योगिकी संचालित पुलिसिंग और निगरानी, मॉनिटरिंग कैसी होनी चाहिए? आईटी बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 5 क्षेत्र तो ये वे जिन पे काम किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल, प्रभावी शासन में आप डिजिटलाइजेशन नहीं लाओगे तो वो इफेक्टिव नहीं बन पाएगा, ठीक है ना शासन। तो डिजिटल शासन और जन सुलभता, जन सुलभता अगर डिजिटल कर देंगे चीजों को तो वो लोग घर बैठे बैठे जो है उसका लाभ ले सकेंगे, तो जन सुलभता भी आएगी इससे। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो इसमें भविष्य उन्मुखी राजस्थान के लिए अवसंरचना विकास, ये भी पार्ट है प्रभावी शासन का, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इसके अलावा न्यायिक और विधिक प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए। सेम पुलिसिंग वाली ही बात है, न्यायिक और जो विधिक प्रणाली है अपनी उसका आधुनिकीकरण जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा भूमि और संसाधन प्रबंधन जो है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, भूमि और संसाधनों के प्रबंधन में। इसके अलावा सतत भूमि उपयोग और पर्यावरणीय मॉनिटरिंग, इतने सारे क्षेत्रों पर जो है वो काम किया जाएगा राजस्थान को विकसित बनाने की दिशा में। किस में? प्रभावी शासन के तहत, इफेक्टिव गवर्नेंस के तहत, ठीक है। अब बात करते हैं प्रभावी शासन होता क्या है एक्चुअल में। तो देखो, शासन में होता है मेनली तो होता है नीति निर्माण, ठीक है, नीतियों का निर्माण करना। लेकिन प्रभावी शासन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ नीतियों का ही निर्माण करता है। जब नीतियां निर्माण की गई है तो उनका क्रियान्वयन भी तो सुनिश्चित करना है। तो यही बात यहाँ कही गई है कि प्रभावी शासन केवल अच्छी नीतियां ही नहीं है, यानी अच्छा नीति निर्माण ही नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण उनका
क्रियान्वयन भी है, यानी कि नीति निर्माण के साथ साथ नीतियों का क्रियान्वयन भी इसमें शामिल है, तब उसको अपने बोलेंगे प्रभावी शासन। और प्रभावी शासन जिस थ्योरी पे काम करता है वो है नो वन लीव बिहाइंड वाली थ्योरी, कोई भी पीछे न छूटे। इसके सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी शासन किन किन चीजों पर बल देता है, तो इसके लिए वो बल देता है नागरिकों को समयबद्ध सार्वजनिक सेवा की प्रदायगी पर। ठीक है, समय पर जो है सेवा मिल पाए नागरिकों को, वो इफेक्टिव गवर्नेंस होता है। ठीक है ना। दूसरा है संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग पर बल देता है। ठीक है, जो संसाधन है अपने पास में, रिसोर्सेज है, उनका सबसे बेस्ट यूज क्या हो सकता है। इसके अलावा समावेशी विकास, ये तो इंपॉर्टेंट है, कोई भी पीछे न छूटेगा, मीनिंग यही है समावेशिता। ठीक है, तो इन तीन प्रमुख क्षेत्रों पर जो है वो बल देता है नो वन लीव बिहाइंड की जो थ्योरी है उसको सुनिश्चित करने के लिए। इसके अलावा प्रभावी शासन और सार्वजनिक सेवाओं के तीन प्रमुख स्तंभ भी हैं। कौन कौन से हैं? जैसे एक है प्रभावी वित्तीय प्रबंधन, वित्त का प्रबंधन जो होगा अगर वो प्रभावी होगा तो फिर शासन भी क्या होगा? प्रभावी होगा। तो एक स्तंभ तो है प्रभावी वित्तीय प्रबंधन। दूसरा है टेक्नोलॉजी का यूज शासन के अंदर, तो सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित नागरिक केंद्रित जो सेवा प्रदायगी है वो। इसके अलावा तीसरा इसमें आता है पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासनिक तंत्र, और इन्हीं तीनों स्तंभों को अपने पढ़ना है आज के चैप्टर में। ठीक है, प्रभावी वित्तीय प्रबंधन को पढ़ना है, ये पढ़ना है आईटी समर्थित नागरिक केंद्रित सेवा प्रदायगी, और एक अपने को पढ़ना है पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासनिक तंत्र। प्रशासनिक तंत्र जो है वो पारदर्शी होना चाहिए और अकाउंटेबल होना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए उसकी। ठीक है, तो ये तीन प्रमुख स्तंभ है और इन्हीं को अपने पढ़ना है कि इनको सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या क्या पहल जो है वो कर रही है। ठीक है, सबसे पहले अपने पढ़ेंगे कि जो सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित नागरिक केंद्रित सेवा प्रदायगी है, इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या क्या पहल कर रही है। इसमें सबसे पहली आती है स्मार्ट। ठीक है, स्मार्ट। अब देखो स्मार्ट इंग्लिश में लिख लो इसको, स्मार्ट। पहले तो यही क्वेश्चन बन सकता है, स्मार्ट की फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट की फुल फॉर्म है सर्विस। ठीक है, एम का हो गया मैनेजमेंट विद, ए यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ए का मीनिंग यहां पर एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड रियल टाइम सिस्टम, आर टी रियल टाइम सिस्टम, ये होता है स्मार्ट सिस्टम जिसको अपने बोलते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट की फुल फॉर्म ध्यान रखना पहला तो कि सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम। क्या लक्ष्य है? इसका नाम से स्पष्ट हो रहा है वैसे तो कि सर्विस का जो मैनेजमेंट है वो किससे होगा? एआई के थ्रू होगा। लक्ष्य यही है कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, एआई है, और जो मशीन लर्निंग है जिसको एमएल बोलते हैं, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी पात्र लाभार्थी हैं किसी भी योजना के अंदर, किसी भी नीति के अंदर, जो भी पात्र लाभार्थी हैं उनकी पहचान करने में सहायता कर उनसे संबंधित योजनाओं के अंदर स्वचालित रूप से उनको नामांकित करना, यानी कि एआई के द्वारा ऑटोमेटिकली जो है, जैसे मान लो कोई बीपीएल का लाभार्थी है तो एआई के थ्रू ऑटोमेटिकली उसको जो है उस योजना में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, नामांकित कर दिया जाएगा। किस टेक्नोलॉजी के तहत? स्मार्ट के तहत। सो स्मार्ट कैसे काम करती है? एआई के द्वारा ऑटोमेटिकली जो भी उस योजना का लाभार्थी होता है उसको जो है वो नामांकित कर देती है। ठीक है, अब ये अगर टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो फिर इसका दूसरा लक्ष्य क्या होगा कि जो मानवीय हस्तक्षेप है उसको समाप्त या कम करना। ठीक है, जैसे आपने अगर देखा होगा जनगणना जो 2011 में हुई थी तो घर घर जाकर जनगणना की गई थी। ठीक है ना, तो अगर वही सिस्टम आज अपनाएं तो सही नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और एआई के थ्रू अपने जो है वो इजीली जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए इसमें जो मानवीय हस्तक्षेप है उनको समाप्त करना इसका एक लक्ष्य है, या फिर कम करना। ठीक है, और जो लाभों का वितरण है वो प्रारंभ करके सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी के वर्तमान तरीके को उन्नत बनाना। ठीक है, जो आज सार्वजनिक सेवा प्रदान करने का तरीका है उसको जो है वो उन्नत बनाना, किसके माध्यम से? एआई और मशीन लर्निंग के माध्यम से। ठीक है, जिससे ऑटोमेटिकली लाभार्थी का नामांकन हो जाएगा। क्या उद्देश्य है स्मार्ट के? एक तो लाभार्थी की स्वतः पहचान हो जाएगी, ऑटोमेटिकली उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। दूसरा, जो भी पात्र योजनाओं के तहत लाभ प्राप्ति हेतु लाभार्थी की सहमति के लिए उसके पास में ऑटोमेटिकली सूचना भी चली जाएगी।
लाभ प्राप्ति हेतु लाभार्थी की सहमति के लिए स्वतः सूचना भी उसके पास में चली जाएगी। ठीक है, पात्र योजनाओं में सहमति के उपरांत लाभार्थी का स्वतः आवेदन भी कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका आवेदन भी हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका नामांकन पहला तो होगा, उसकी स्वतः पहचान हो जाएगी। ठीक है, नामांकन हो गया। दूसरा, फिर उसके पास में ऑटोमेटिकली सूचना चली जाएगी, फिर ऑटोमेटिकली उसका आवेदन भी हो जाएगा। ठीक है, फिर उपलब्ध डेटा के आधार पर सिस्टम आधारित स्वतः अनुमोदन भी हो जाएगा, फिर उसके आवेदन को जो है वो अनुमति भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ठीक है, फिर संबंधित विभाग के द्वारा लाभ या सेवाओं की स्वतः प्रदायगी की सूचना भी उसको मिल जाएगी। ठीक है ना, जो सूचना उसको दी गई है स्वतः प्रदायगी की सूचना भी उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। इसके अलावा वर्तमान योजनाओं का विश्लेषण और डेटा इंसाइट के माध्यम से योजनाओं में सुधार करना भी इसका एक उद्देश्य है। बेसिकली लाभार्थी की स्वतः पहचान, स्वतः सूचना, स्वतः आवेदन, स्वतः अनुमोदन, स्वतः प्रदायगी की सूचना, सब कुछ ऑटोमेटिक करना, बेसिकली ये स्मार्ट जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट जो है स्मार्ट के बाद में अगली जो पहल है वो है विभागीय डेटा सेट्स। विभागीय डेटा सेट्स क्या हैं? तो इन डेटा सेट्स के माध्यम से नागरिकों को आसानी से जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ जो है वो मिल जाता है। ठीक है, कैसे? जैसे कि इसमें एक डेटा लेक बनी हुई है, डेटा लेक जो है उसका निर्माण किया गया है। किस लिए? तो अलग अलग विभागों के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए, जैसे अलग अलग विभागों की जो योजनाएं हैं उनको जो है समन्वित करने के लिए डेटा लेक जो है वो बनाई गई है। ठीक है ना, और जो केंद्रीकृत डेटा भंडार है उसको स्थापित करना, केंद्रीकृत एक सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज जो है उसको स्थापित करने के लिए डेटा लेक का निर्माण किया गया है। इसके अलावा गोल्डन रिकॉर्ड निर्माण भी किया गया है। अब गोल्डन रिकॉर्ड का मीनिंग है प्रत्येक नागरिक के एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ जो है वो स्थापित करना, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ जो है उनके लिए स्थापित करना, इसको बोलते हैं गोल्डन रिकॉर्ड निर्माण। ठीक है, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ होना चाहिए, एकल। नागरिकों या परिवारों की 360 डिग्री प्रोफाइल बनाना, ये भी इसके अंदर आता है कि नागरिकों या परिवारों की 360 डिग्री प्रोफाइल बनाना, जिसके तहत योजना की पात्रताओं, व्यय और आय का एक एकीकृत विवरण जो है वो तैयार किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, नागरिकों या परिवारों की 360 डिग्री प्रोफाइल बनाने के तहत जैसे कि योजनाओं की पात्रता जो क्या है, आय और व्यय का एक एकीकृत विवरण इसमें तैयार किया जाता है। और स्वचालित सेवा प्रदायगी, यानी ऑटोमेटिकली जो है सर्विस प्रोवाइडेशन, बिना किसी आवेदन के पात्र लाभार्थी की स्वतः पहचान। तो ये सारे काम किए जाते हैं विभागीय डेटा सेट्स के माध्यम से, जिसमें एक आता है डेटा लेक, एक आता है गोल्डन रिकॉर्ड, फिर 360 डिग्री प्रोफाइलिंग और ऑटोमेटिकली सेवा प्रदायगी। ठीक है, अगली पहल है राजस्थान जन आधार योजना। ये आप बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो तो ज्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या उद्देश्य है? तो राज्य के अंदर एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान की जो भी विचारधारा है उसका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करने के लिए योजना लाई गई थी। क्या टैगलाइन थी इसकी? एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान। ठीक है, राज्य के अंदर विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके द्वारा जो भी लाभ प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसमें नगद लाभ भी होते हैं और कुछ गैर नगद लाभ भी होते हैं, उनको जनता को सरलता, सुगमता और पारदर्शिता से उपलब्ध करवाने के लिए योजना लाई गई थी। बेसिकली जन आधार कार्ड क्यों आया था? कि जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जनता तक सरलता से, सुगमता से और पारदर्शिता से जो है वो पहुंचे। ठीक है, क्या लाभ इस योजना के तहत? तो लाभ यही है कि वर्तमान के अंदर जन आधार जो है वो देश की सबसे बड़ी पारिवारिक डायरेक्टरी है। ठीक है ना, क्योंकि ये परिवार का भी बनता है इसमें जन आधार कार्ड, तो देश की सबसे बड़ी पारिवारिक डायरेक्टरी है जन आधार वर्तमान में, जिसमें राज्य की अनुमानित जनसंख्या का 97% से भी अधिक सामाजिक आर्थिक डेटाबेस जो है वो संग्रहित है। यानी कि 97% से भी अधिक जो डेटाबेस है जनसंख्या का वो जन आधार पर संग्रहित है, रिकॉर्डेड है। ठीक है, जन आधार जो पोर्टल है वो राजस्थान के निवासियों को नकद और गैर नकद लाभ हस्तांतरण करने के लिए एक लाइव डीबीटी पोर्टल जो है वो प्रदान करता है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको बोलते हैं डीबीटी। ठीक है, तो जन आधार पोर्टल एक डीबीटी पोर्टल भी है।
कि राजस्थान के जो भी निवासी है उनको नकद और गैर नकद जो भी लाभ है वो हस्तांतरित करता है। ठीक है, लाइव डीबीटी पोर्टल है ये। अगर अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात करें तो राजस्थान के अंदर जन आधार योजना की क्या प्रगति है दिसंबर 2025 तक, तो कितने परिवार इससे नामांकित है? 2 करोड़, लगभग आप 2 करोड़ मान लो, 2.06 करोड़। ठीक है, कितने व्यक्ति नामांकित हैं इससे? देखो 2 करोड़ तो परिवार नामांकित है, ऐसे समझ लो। कितने व्यक्ति है? तो लगभग 8 करोड़ व्यक्ति जो है इस पर नामांकित है, 7.95 करोड़। ठीक है ना, इसलिए कहा गया था 97% से भी अधिक रिकॉर्ड यहां पर है जनसंख्या का। तो 8 करोड़ जो है, क्योंकि 8.33 करोड़ अभी अक्टूबर तक की जनसंख्या बताई गई थी, जो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी चैप्टर में बताया था। ठीक है, तो हाँ, तो ये 97% के आसपास हो गए ना व्यक्ति नामांकित। तो नामांकित व्यक्ति लगभग 8 करोड़ और परिवार कितने नामांकित है? लगभग 2 करोड़। अब इसमें कितना ट्रांजैक्शन हो चुका है ये याद नहीं करना है, एक तो ये याद करना है कितने परिवार, सीधा मोटा मोटा याद करना है कितने परिवार नामांकित हैं? 2 करोड़। कितने व्यक्ति? लगभग 8 करोड़। ठीक है, 7.95 करोड़ है वैसे, ये भी आंकड़ा आपको नहीं याद करना है। ठीक है ना, इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जन आधार प्लेटफॉर्म पर एकीकृत जन कल्याणकारी योजनाएं दिसंबर 2025 तक कितनी है? 165। कितनी योजनाएं जो है वो इसके तहत एकीकृत है? 165। और कितनी सेवाएं एकीकृत है? 34। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कितनी सेवाएं? 34। कितनी योजनाएं? 165। कितने व्यक्ति? 8 करोड़। कितने परिवार? 2 करोड़। ठीक है, तो ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और विशेषताओं की अगर अपने बात करें जन आधार योजना की, तो एक तो है इसमें एकल नंबर, यानी कि जो राजस्थान जन आधार प्राधिकरण है उसके द्वारा एक तो परिवार पहचान संख्या प्रोवाइड करवाई जाती है और एक व्यक्तिगत पहचान संख्या प्रोवाइड करवाई जाती है। परिवार पहचान संख्या जो होती है वो 10 अंकों की होती है, व्यक्तिगत वाली 11 अंकों की होती है। कैसे याद रखोगे? तो परिवार वाली 10 की है, व्यक्तिगत में क्योंकि व्यक्ति और भी ऐड करना है एक उसमें, तो 10 + 1 हो गया 11। ठीक है, तो परिवार के प्रत्येक सदस्य को तो दी जाती है 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या और राज्य के प्रत्येक परिवार को दी जाती है 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया गया। उससे पहले एक एकल पहचान जो है उसके लिए क्या प्रयास किया गया है? तो जो पहचान संख्या है यानी कि आईडी नंबर है, इसके अलावा पहचान का जो प्रमाण है, पते का प्रमाण है ना, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, आईडी नंबर और परिवार के मुखिया के साथ सदस्यों के संबंध के प्रमाण के रूप में ये अधिकृत है। इसमें क्या क्या मेंशन है? एक तो ये आईडी नंबर, एक ये आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ और परिवार के जो मुखिया है जो कि महिलाएं होती है उसके साथ जो सदस्यों के संबंध है वो भी इसमें बताए जाते हैं कि ये कौन है, ये इसका बेटा है, ये इसका पति है, इस प्रकार से। ठीक है ना, तो ये इसमें अधिकृत है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए इस योजना में क्या किया गया है? तो जन आधार नामांकन हेतु जो परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला है उसको परिवार का मुखिया जो है वो बनाया जाता है। इसमें 18+ की जो भी महिला है उसको परिवार का मुखिया जो है इसमें बनाया जाता है। ठीक है ना, जो कार्ड होता है उसके ऊपर। और इसके अलावा वित्तीय समावेशन के लिए उसका जो व्यक्तिगत बैंक खाता है वो होने की अनिवार्यता है। ठीक है ना, तो अब इसमें बहुत सारी महिलाओं का चलो बैंक खाता ही नहीं खुलवाते लोग, तो ये इसमें प्रोविजन किया गया है कि अगर आपको इस योजना से लाभ चाहिए तो फिर उनका बैंक खाता होना चाहिए, पर्सनल बैंक अकाउंट उनका होना चाहिए। तो ये भी एक वित्तीय समावेशन जो है उसको भी बढ़ावा देता है, महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देता है, वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देता है। वही बात सेम कि परिवार के सभी नगद लाभ जो है वो अनिवार्य रूप से परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में ही हस्तांतरित होंगे। ठीक है ना, इसके अलावा अब जैसे बहुत सारे होते हैं जो पात्र ही नहीं होते, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको दोहरा लाभ मिल जाता है। ठीक है ना, डबल नामांकन हो जाता है। तो ऐसे अपात्र और दोहरे लाभार्थियों की सटीक पहचान के लिए एक मास्टर डेटाबेस जो है उसका निर्माण किया गया है। ठीक है, किसके तहत? राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 के अनुसार जो है ये मास्टर डेटाबेस तैयार किया गया है अपात्र और जो दोहरे लाभार्थी है उनकी सटीक पहचान के लिए कि कौन अपात्र रह गया, किसको दोहरा लाभ मिल गया इसका।
तो इसके लिए कोई भी विभाग जो है वो अपना व्यक्तिगत लाभार्थी डेटाबेस तैयार नहीं करेगा। मास्टर डेटाबेस कैसे बनाया गया है, तो जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 के अनुसार कोई भी विभाग अपना व्यक्तिगत लाभार्थी डेटाबेस तैयार नहीं करेगा। कोई भी, जैसे कृषि विभाग है मान लो, और कृषि विभाग की कोई योजना है, तो उसके लिए ये उस योजना में किसी भी लाभार्थी को पर्सनली जो है वो डेटाबेस उसका तैयार नहीं करेगा। इसी प्रकार सभी विभागों को अपनी योजनाओं के समस्त लाभों के हस्तांतरण के लिए लाभार्थियों की सूचना जो है वो एकीकृत रूप से जन आधार डेटाबेस से जो है वो लेना अनिवार्य किया गया है, तभी जो है अपात्र और दोहरे लाभार्थियों की सटीक पहचान हो पाएगी। यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है, सभी विभाग जो है वो अपनी योजनाओं के समस्त लाभों के हस्तांतरण के लिए जो लाभार्थियों की सूचना है वो एकीकृत रूप से कहां से लेंगे, वो लेंगे जन आधार डेटाबेस से। ठीक है, तो ये मास्टर डेटाबेस के रूप में काम करता है जन आधार डेटाबेस। यहां से सारी इंफॉर्मेशन सभी विभाग लेते हैं लाभार्थियों की। ठीक है, इसके अलावा इसमें डोर स्टेप डिलीवरी भी सुनिश्चित की गई है। घर के समीप लाभों की प्रदायगी कैसे, तो जन आधार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जो पोर्टल है, जो कि ऊपर मैंने समझाया था कि डीबीटी पोर्टल के रूप में काम करता है, वो जो है वो प्रमाणीकरण के माध्यम से, यानी कि सर्टिफिकेशन के माध्यम से जो भी पात्र लाभार्थी हैं उनको नगद लाभ जो है वो सीधे उनके बैंक खातों के अंदर ट्रांसफर करता है, और जो गैर नगद लाभ होते हैं वो उनके डोर स्टेप डिलीवरी करता है। ठीक है, जो भी नगद लाभ है, जो कैश है, वो तो उनके सीधे बैंक खातों में चला जाएगा, और जो भी गैर नगद लाभ है वो उन तक डोर स्टेप डिलीवरी कर दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अब वर्तमान के अंदर ये जो टैगलाइन है, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान, इसकी दिशा में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो जो राशन कार्ड है उसको जन आधार कार्ड से एकीकृत कर दिया गया है। ठीक है, अब राशन कार्ड और जन आधार कार्ड जो है वो अलग अलग कार्ड नहीं है। ठीक है, राशन कार्ड डेटाबेस जो है उसको जन आधार डेटाबेस के साथ एकीकृत कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप राजस्थान में जन आधार कार्ड राशन कार्ड भी है। ध्यान रख लेना, अब राशन कार्ड अलग से नहीं है, जन आधार कार्ड ही क्या है, राशन कार्ड है। इसलिए अब दो कार्ड जो है वो एक ही कार्ड में समाहित कर दिए गए हैं, जन आधार कार्ड ही चलता है, उसी में राशन कार्ड इंक्लूडेड होता है। तो पहला कदम तो ये उठाया गया है कि एक जो एक्स्ट्रा कार्ड था राशन कार्ड, उसको इसी में एकीकृत कर दिया गया जन आधार कार्ड में। दूसरा, राज्य में जन आधार जो प्लेटफॉर्म है उसको पहचान पोर्टल है एक सरकार का एक पहचान पोर्टल है राजस्थान सरकार का, जिसमें जन्म, मृत्यु और विवाह से संबंधित पंजीकरण होता है। ठीक है, तीन मुद्दों पर, एक जन्म, मृत्यु और एक विवाह जो है, इनको लेकर पंजीकरण किया जाता है पहचान पोर्टल पर। राजस्थान सरकार का ये पोर्टल है। ठीक है, अब इस पोर्टल को जन आधार पोर्टल के साथ में जो है वो मर्ज कर दिया गया, एकीकृत कर दिया गया है। अब इस एकीकरण से जन आधार जो है राज्य की जनसंख्या की गणना वास्तविक समय में करने में सक्षम हुआ है। ठीक है ना, रियल टाइम के अंदर राज्य की जनसंख्या की गणना जो है अब जन आधार कर सकेगा, क्योंकि अब उसके पास में जन्म से संबंधित आंकड़े भी होंगे, उसके पास में मृत्यु से संबंधित आंकड़े भी होंगे। ठीक है, उसके पास में विवाह से संबंधित आंकड़े भी होंगे। तो अब वो जो जनसंख्या है उसकी गणना रियल टाइम में कर सकता है जन आधार कार्ड। ठीक है, तो ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है। जो पहचान पोर्टल है उसको एकीकृत कर दिया गया है जन आधार के साथ। राशन कार्ड को तो पहले कर ही दिया गया था। तो ये थी राजस्थान जन आधार योजना। ठीक है, जल्दी से रिवीजन करो इसका। इसके बाद आप सब जानते हैं राजस्थान संपर्क जो है 181। ठीक है, राजस्थान संपर्क एक नया इनिशिएटिव है जिसके तहत राज्य का कोई भी नागरिक जो है वो टोल फ्री नंबर है 181, इसको डायल करके संबंधित विभागों में अपना परिवाद जो है, अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकता है कि उनका काम नहीं हो रहा है, तो वो 181 को डायल करो और वहां पर अपना परिवाद जो है वो आप दर्ज करवा दो। इस प्रणाली के अंदर मुख्य रूप से जो है इस वेब पोर्टल है, बेसिकली राजस्थान संपर्क एक वेब पोर्टल है। ठीक है, इससे एकीकृत करके एक राज्य स्तरीय कॉल सेंटर जो है वो बनाया गया है। आप परिवाद कहाँ दर्ज कराओगे? वेब पोर्टल पर। किसके थ्रू?
इस कॉल सेंटर के थ्रू, ठीक है। 181 डायल करो, कॉल सेंटर जुड़ा हुआ है, राज्य स्तरीय कॉल सेंटर जिसको अपने बोलते हैं राजस्थान संपर्क कॉल सेंटर या सीएम हेल्पलाइन भी बोलते हैं। 181 है नंबर, ठीक है। अब ये कॉल सेंटर इससे सम्मिलित है जो कि सरकारी सेवाओं से संबंधित विभिन्न जो नागरिक केंद्रित जानकारियां और जो परिवाद है उनके समाधान के लिए संपर्क बिंदु के रूप में काम करता है, ठीक है। बेसिकली आपके पास में कोई भी विभाग है उससे संबंधित कोई भी आपको परिवाद दर्ज कराना है तो आप राजस्थान संपर्क पोर्टल पर करवा सकते हो। उससे रिलेटेड एक कॉल सेंटर है जिसको अपने राजस्थान संपर्क कॉल सेंटर बोलते हैं या सीएम हेल्पलाइन भी बोलते हैं, 181। अब इससे संबंध जो आंकड़ों की अगर बात करें तो इससे संबंधित कितने विभाग और कार्यालय हैं राजस्थान संपर्क पोर्टल से, 157 विभाग और कार्यालय जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा 96 ब्यूरो, बोर्ड, आयोग, निगम और संघ जो है वो इससे जुड़े हुए हैं। 52 संस्थान, अकादमियां और विश्वविद्यालय राजस्थान संपर्क पोर्टल से जुड़े हुए हैं। क्या ये याद करना है? बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ इतना याद कर लेना कितने विभाग और कार्यालय, 157 विभाग और कार्यालय जो है राजस्थान संपर्क पोर्टल से जुड़े हुए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि राजस्थान संपर्क 2.0 जो है इसका सेकंड वर्जन जो है वो कब स्टार्ट हुआ, वो 23 मार्च 2025 को। ये इंपॉर्टेंट है, राजस्थान संपर्क 2.0 जो है वो कब स्टार्ट हुआ, 23 मार्च 2025 को जो है वो स्टार्ट हुआ है। उद्देश्य वही सेम है, उन्नत और केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली जो रियल टाइम मॉनिटरिंग, डेटा आधारित निगरानी और विभागों के मध्य सेवा प्रदायगी जो है उसको सुनिश्चित करती है। ये राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2011 राजस्थान पॉलिटी में खूब डिटेल में पढ़ते हो। काम की चीज ये आप उसमें प्रोविजंस में पढ़ते हो, साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें काम की चीज इतना ही है कि 28 विभागों की टोटल 306 सेवाएं जो है वो इसमें सम्मिलित है। ध्यान रखना इको सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है। कितने विभाग? 28 विभागों की 306 सेवाएं जो है वो इसमें अधिसूचित है और वर्ष 2025 के अंदर 98% से भी अधिक आवेदनों का निस्तारण हो चुका है। ये तो कोई खास लाइन नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि कितने विभाग, 28 विभाग, कितनी सेवाएं, 306 सेवाएं जो है वो अधिसूचित है इसमें। फिर ये सुनवाई का अधिकार अधिनियम जो है ये दे रखा है, कितने आवेदनों का निस्तारण है, कोई खास नहीं है, ये छोड़ दो इसको। इसके बाद में एक बनी हुई है त्रिस्तरीय जन सुनवाई प्रणाली, ठीक है। त्रिस्तरीय जन सुनवाई प्रणाली जो है इसका उद्देश्य वही है, जन सुनवाई का उद्देश्य क्या होता है, शासन में सुधार करना और जन परिवादों का त्वरित निस्तारण करना जिससे कि एक सुदृढ़ तंत्र जो है वो स्थापित हो, ठीक है। 3 स्तर कौन कौन से? एक तो जिला स्तर है, एक ब्लॉक स्तर है और एक ग्राम पंचायत स्तर है। यहाँ पर जन सुनवाई की व्यवस्था है, जैसे कि पंचायत स्तर जो है इस पर जन सुनवाई कौन करेगा, तो सरपंच करेगा या कोई स्थानीय अधिकारी करेगा, जो सचिव वगैरह होते हैं वो करेगा। इसके अलावा जो खंड स्तर है जिसको ब्लॉक स्तर बोलते हैं, वहां पर बने हुए हैं अटल जन सेवा शिविर, ठीक है। क्या बने हुए हैं? अटल जन सेवा शिविर। ये पूछा जा सकता है अटल जन सेवा शिविर किस स्तर पर है? खंड स्तर पर, ठीक है। तो अटल जन सेवा शिविर बने हुए हैं। ब्लॉक स्तर पर जन सुनवाई कौन करता है? तो एसडीएम करता है। और कौन करता है? खंड विकास अधिकारी करता है, या फिर अन्य जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी होते हैं वो इन मुद्दों का निस्तारण करते हैं। अन्य जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारी होंगे वो करेंगे। और जिला स्तर पर कौन करेगा जन सुनवाई? तो जिला कलेक्टर और जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो परिवादों का निस्तारण करते हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीगण भी नियमित जन सुनवाई सत्रों में सक्रिय रूप से भाग भी लेते हैं, वो भी भाग लेते हैं। आपने देखा होगा आपके जिले के अंदर भी बहुत बार जो है वो मंत्री वगैरह आते हैं कलेक्टर के साथ में, ठीक है। इवन मुख्यमंत्री भी आते हैं, तो वो जन सुनवाई जो होती है उसमें भाग लेने के लिए, ठीक है। तो ये त्रिस्तरीय प्रणाली बनाई गई है। इसके बाद ई मित्र जो है, ई मित्र तो आप अच्छे से जानते हो। ई मित्र क्या है? तो राज्य के जो निवासी है उनको, विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र के निवासी है उनके लिए आईटी इनेबल्ड सर्विस डिलीवरी इंटरफेस जो है उसके माध्यम से सूचनाओं और सेवाओं का एक समूह तैयार करना, ठीक है। ई मित्र जो है, ई मित्र के द्वारा क्या काम किया जाता है? जितनी भी सूचनाएं और सेवाएं जो है सरकार की उन सबको एकीकृत करना, एक समूह से उनको जोड़ना, ठीक है, आईटी के माध्यम से। ये ई मित्र का काम है, ठीक है। फॉर्म भरना नहीं है, ठीक है ना। यह सेवा प्रदायगी प्लेटफॉर्म वेब आधारित
जो ई मित्र एप्लीकेशन है, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना, इसकी वेबसाइट है imiत्र.rajasthan.gov.in। ये एक तो वेबसाइट है, एक इसका ऐप भी है और एक कियोस्क भी बना हुआ है, ठीक है। इस कियोस्क के माध्यम से निवासियों के लिए उपलब्ध है, ठीक है। आईटी इनेबल्ड फिजिकल कियोस्क बना हुआ है, ठीक है, उसके माध्यम से भी ये उपलब्ध है ई मित्र सेवा। किस किस रूप में है, एक तो वेब के रूप में है, वेबसाइट के रूप में, एक ऐप के रूप में भी है, और एक फिजिकल सेवा भी है कियोस्क के रूप में, ठीक है। दिसंबर 2025 के अंदर ई मित्र पोर्टल के ऊपर 10 नवीन सेवाएं जो है वो प्रारंभ की गई है। ध्यान रखना, कितनी नवीन सेवाएं ई मित्र पोर्टल पर, 10, जिसमें से 9 तो है सरकारी क्षेत्र की G2C सेवाएं, ठीक है, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, और एक जो है वो टैक्स बडी की B2C सेवा है, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। 10 नवीन सेवाएं जो है दिसंबर 2025 में ई मित्र पोर्टल पर शुरू की गई है। 9 तो उसमें सरकारी क्षेत्र की G2C सेवाएं हैं और एक टैक्स बडी की B2C सेवा है। अब ये ई मित्र इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में मुश्किल है इससे क्वेश्चन आना। ई मित्र प्लस की बात कर लेते हैं। तो ई मित्र जो प्लस है, इसका क्या उद्देश्य है? तो नागरिकों को बिना किसी सरकारी कार्यालय में गए सरकारी सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना, ठीक है। ई मित्र प्लस जो है ये नागरिकों को बिना सरकारी कार्यालय में गए सरकारी सेवाओं तक पहुंच जो है वो प्रदान करने के लिए बनाया गया है। और ये भारत में पहला ऐसा अभूतपूर्व प्रयास है जो एटीएम की तरह कार्य करता है। एटीएम की तरह कार्य करता है, इसके लिए आपको किसी के ऑफिस में जाने की नीड नहीं है। एटीएम की तरह बिना कोई मानवीय संवाद के सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है ई मित्र प्लस, ठीक है। ये एटीएम की तरह ही काम करता है बेसिकली, मानवीय संवाद इसमें नहीं होता, आपको किसी भी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या सुविधाएं प्रोवाइड करवाता है? तो नागरिक सरकारी दस्तावेजों के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनको प्रिंट भी कर सकते हैं, बिल्ट इन प्रिंटर से उनको प्रिंट भी कर सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं खुद नागरिक और उनको प्रिंट भी कर सकते हैं। ये जो कियोस्क है वो 85 से अधिक सेवाओं के साथ अनेक जो भुगतान माध्यम हैं जैसे कि नकद, डेबिट और क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, उनको भी सपोर्ट करता है। यानी 85 प्लस जो है सेवाएं जो है उनको सपोर्ट करता है। और जो भुगतान माध्यम है जिसमें कि कैश है, डेबिट और क्रेडिट कार्ड है, मान लो नेट बैंकिंग है, इन सबको भी ये सपोर्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर ग्राम पंचायत स्तर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी ये प्रदान करता है। और राज्य में कितने ऐसे ई मित्र कियोस्क अब तक स्थापित किए जा चुके हैं? तो लगभग 15,000 के आसपास, तो 14,891 है डेटा, मत याद करना। जन सूचना पोर्टल, जन सूचना पोर्टल अगला जो प्रयास है वो है जन सूचना पोर्टल। तो ये जो पोर्टल है वो विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित जो जानकारी होती है, जैसे कि पात्रता हो गई, ठीक है, उसकी स्थिति क्या है, उसका नोडल विभाग संबंधी जो भी सूचना है वो प्राप्त करने के लिए एक वन स्टॉप विंडो सिस्टम है, ठीक है, जन आधार की तरह ही, ठीक है। जन सूचना पोर्टल भी क्या है? एक वन स्टॉप विंडो है, ठीक है। और दिसंबर 2025 तक अगर अपने जानकारियों की बात करें तो इस पर 117 विभागों की 351 योजनाओं की 749 प्रकार की जानकारियां उपलब्ध है। नहीं याद करना, 117 विभागों की 351 योजनाओं की 749 जानकारियां इस पर उपलब्ध है। आई स्टार्ट, अगली जो पहल है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। आई स्टार्ट ये आरएएस मेंस में भी आई हुई थी। आई स्टार्ट जो है वो क्या है बेसिकली, ठीक है। आई स्टार्ट इनक्यूबेटर, आई मीनिंग इनक्यूबेटर। राज्य सरकार ने स्टार्टअप से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया है जिसका नाम है आई स्टार्ट, ठीक है ना। जितने भी स्टार्टअप्स जो चल रहे हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जो जानकारी है वो एक ही स्थान पर जो है सबको मिल पाए, इसके लिए राज्य सरकार ने एक पोर्टल बनाया है जिसका नाम है आई स्टार्ट, ठीक है। ये जो पोर्टल है ये एक वन स्टॉप गेटवे है, जो कि मैंने ऊपर बताया, एक ही स्थान पर सभी जानकारियां मिल जाएगी। सरकारी जो अधिकारी है, स्टार्टअप्स हैं, मेंटर्स हैं, प्रशासक हैं, उनको स्टार्टअप कार्यक्रम की निगरानी और उपयोग के लिए एक डैशबोर्ड प्रदान करता है। जो भी स्टार्टअप के मेंटोर्स होते हैं, ठीक है ना, सरकारी अधिकारी जो हैं,
जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको जो है स्टार्टअप कार्यक्रम की निगरानी के लिए और उपयोग के लिए एक डैशबोर्ड जो है वो ये प्रदान करता है। ठीक है, इसके अलावा सरकार ने जो है वो बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम जो है BIP, बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम जैसे विशेष कार्यक्रम भी प्रारंभ किए थे ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम की पहुंच और प्रभाव को आबादी के विभिन्न वर्गों तक विस्तारित किया जा सके। तो BIP भी इसी के तहत आता है, आई स्टार्ट पहल के बाद में, कि जो BIP है उसका क्या काम था, स्टार्टअप्स को जो है वो प्रोत्साहित करना, स्टार्टअप इकोसिस्टम को जो है वो पहुंच दिलाना। इसके अलावा अनेक जिलों के अंदर इनक्यूबेटर भी स्थापित किए गए हैं स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए। जैसे कौन कौन से जिलों में इनक्यूबेटर है, तो ये जयपुर में है, इसके अलावा जोधपुर के अंदर है, फिर उदयपुर में है, फिर इसमें कोटा में है, फिर उसके बाद में बीकानेर में है, फिर भरतपुर में है, और 2 जिले ये जो आपको याद करने चाहिए इनक्यूबेटर, इनमें भी है चूरू और पाली के अंदर, यहाँ पर भी इनक्यूबेटर स्थापित किए गए हैं। तो बड़े वाले जिले तो आपको पता ही है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर। इसके अलावा दो और जिले जो है वो ध्यान रखना, दोनों ही दो नाम के हैं, चूरू और पाली, यहाँ पर इनक्यूबेटर स्थापित किए गए। इसके बाद में एक पॉलिसी है जो आपको, जिसमें काम की चीज तो बहुत कम है लेकिन पढ़नी चाहिए, ये राजस्थान, इसको बोलते हैं AVGCXR, AVGCXR पॉलिसी। ठीक है, इंग्लिश में ही है। राजस्थान एनिमेशन, जो ये गेमिंग वगैरह है उससे रिलेटेड है, एनिमेशन है, विजुअल इफेक्ट्स हैं, गेमिंग है, कॉमिक्स हैं और एक्सटेंडेड रियलिटी। देखो, ए का हो गया एनिमेशन, V का हो गया विजुअल इफेक्ट्स, G का हो गया गेमिंग, C का हो गया कॉमिक्स और XR का हो गया एक्सटेंडेड रियलिटी। ठीक है, इससे रिलेटेड ये नीति है। तो राज्य जो है उसको इन सब का, AVGCXR का एक केंद्र बनाना जो है इसका उद्देश्य था, इसका लक्ष्य यही था। राज्य जो है उसको इसमें AVGC जो XR क्षेत्र है इसमें निवेश को आकर्षित करके राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना। बेसिकली एडिटिंग जो है, एडिटिंग वाला आप बोल सकते हो कि एडिटिंग जो क्षेत्र है इसमें इन्वेस्टमेंट लेकर आना और जिससे कि रोजगार के अवसर जो है वो सृजित हो, इकोनॉमी जो है वो मजबूत हो। क्या प्रावधान है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रावधान सिर्फ आपको याद करना चाहिए, वो है इसमें एक वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है और वो वित्तीय प्रोत्साहन होता है उत्पादन अनुदान के रूप में। ठीक है, ग्रांट दिया जाता है प्रोडक्शन के लिए। तो उत्पादन जो अनुदान है उसकी 30% तक प्रतिपूर्ति सरकार करती है, 30% तक प्रतिपूर्ति कौन करती है, सरकार करती है। तो ये एक फैक्ट आपको इसमें याद रखना चाहिए। वित्तीय प्रोत्साहन क्या मिलता है, तो उत्पादन जो अनुदान है उसकी 30% तक प्रतिपूर्ति सरकार करती है और जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए वित्त पोषण भी किया जाता है। इसके अलावा और भी इसमें प्रावधान है, जैसे बुनियादी ढांचे का विकास हो गया, कौशल विकास हो गया, व्यापार करने में आसानी है, सांस्कृतिक संवर्धन है, अनुसंधान और विकास है। ये सारे जो है बोल वचन टाइप चीजें हैं जो कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए इनसे क्वेश्चन आना मुश्किल है। अब ये जो AVGCXR पॉलिसी है इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें वित्तीय प्रोत्साहन कितना, उत्पादन जो अनुदान है उसका 30% तक प्रतिपूर्ति, और 2024 में ये पॉलिसी आई है। इसके बाद सबसे ज्यादा आपका जो वास्ता पड़ता है वो है SSOID। तो SSO का पूरा नाम है सिंगल साइन ऑन, और ये एक वन डिजिटल आइडेंटिटी सिद्धांत जो है, वन डिजिटल आइडेंटिटी, उस पर ये आधारित है। और राज्य सरकार की सभी जो एप्लीकेशन सिस्टम है उन तक ये केंद्रीकृत पहुंच जो है वो प्रदान करती है, जिससे कि सरकारी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उपयोगकर्ता के पंजीकरण की जो है वो पुनरावृत्ति नहीं होती। ठीक है ना, बार बार एक ही एक बंदा अलग अलग साइट्स पे नहीं जाना चाहेगा। एकीकृत और यूजर फ्रेंडली अनुभव जो है उसको ये सुनिश्चित करती है। बेसिकली फ्रेंडली तो क्या ही है, बार बार लॉगिन करना। राज ई वॉल्ट क्या है बेसिकली,
तो राज ई वोल्ट जो है वो एक दस्तावेज जो है उनके प्रबंधन से रिलेटेड एक प्रणाली है। जो भी डॉक्यूमेंट्स जो है, जैसे कि केंद्र सरकार की डिजी लॉकर है, उसी प्रकार राजस्थान सरकार की राज ई वोल्ट है, दस्तावेजों के प्रबंधन की एक प्रणाली है जो दस्तावेजों को डिजिटल रूप में संग्रहित करने के लिए एक सेंट्रल रिपोजिटरी के रूप में सेवाएं प्रदान करती है। जितने भी दस्तावेज हैं उनको एक ही जगह पर इकट्ठा करने के लिए राज ई वोल्ट जो है वो दस्तावेज प्रबंधन प्रणाली के रूप में काम करता है, और ये वर्तमान में अब डिजी लॉकर जो है उससे एकीकृत हो चुका है। ठीक है, नागरिक SSOID बनाकर और राज ई वोल्ट एप्लीकेशन में लॉगिन करके जो है सेवाओं का लाभ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। यानी इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन है, SSOID के माध्यम से और राज ई वोल्ट जो है उसमें लॉगिन करके सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा नागरिक केंद्रित जो प्रदायगी है उसके तहत किसानों के लिए क्या क्या तकनीकी पहल की गई है, तो इसमें एक आता है राजस्थान कृषि सूचना और प्रबंधन प्रणाली। ये पूछा जा सकता है, इसको बोलते हैं राज एंड एम्स। राज एंड एम्स जो है इसका पूरा नाम क्या है, तो राजस्थान कृषि सूचना और प्रबंधन प्रणाली। ये डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो है उसके अंतर्गत जो है पहल स्टार्ट की गई है, और इसमें जो आधुनिक तकनीकें हैं वो शामिल है, जैसे कि AI है, मशीन लर्निंग है, रिमोट सेंसिंग है, भौगोलिक सूचना प्रणाली है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर रोबोट है, ड्रोन इनमेड एरियल व्हीकल है, ये सारे इसमें शामिल है। इसके अलावा एक इसमें पहल है राज किसान साथी पोर्टल बनाया गया है। एक राज किसान साथी पोर्टल किसानों के लिए जो है ईज ऑफ डूइंग जो फार्मिंग है वो उपलब्ध करवाने के लिए एकीकृत सिंगल विंडो ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक है, ये सारे अब कोई भी इतने खास इंपॉर्टेंट आपको नजर नहीं आएंगे इसमें। यह पोर्टल कृषि योजनाओं के ऑनलाइन आवेदन और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए सेवाएं प्रदान करता है। अब तक लगभग 40 ये मॉड्यूल ऐप्स कुछ काम के नहीं है ये। ठीक है, इसके अलावा एक राज सहकार पोर्टल बना हुआ है जो कि सहकारिता विभाग ने बनाया है और राज्य में उत्तरदायी और पारदर्शी प्रबंधन के लिए इसको तैयार किया गया है। ठीक है, एक बना हुआ है नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म। ठीक है, नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो ये आप देख सकते हैं मत्स्य क्षेत्र के डिजिटलीकरण के उद्देश्य से इसको बनाया गया है, और ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का ही एक घटक है। स्थानीय स्वशासन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसके लिए एक ई नीलामी पोर्टल जो है वो विकसित किया गया है। ठीक है, जिससे कि नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता आ पाए। ठीक है, और नगर निकाय डिजिटल रूप से जो है वो नीलामी कर सके। तो ये सारे थे नागरिक केंद्रित सेवा प्रदायगी के अंतर्गत जो भी पहल की गई थी। अब अपने बात करते हैं जो पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासनिक तंत्र है, यानी प्रशासनिक तंत्र को पारदर्शी और जवाबदेही बनाने के लिए सरकार ने क्या क्या पहल की है। तो इसमें सबसे पहली पहल आती है राजकाज। अब राजकाज क्या है, तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है राजस्थान सरकार का, जिससे कि जिसका उद्देश्य है ई ऑफिस जो प्रणाली है उसको लागू करके विभिन्न जो विभागीय प्रक्रियाएं हैं उनको जो ऑफलाइन मैनुअल सिस्टम है उससे डिजिटाइज करके निर्णय में सुधार और परिचालन को बढ़ावा देना। यानी कि जो ऑफलाइन सिस्टम है उसको सारे को ऑनलाइन करना ही राजकाज का उद्देश्य है, ऑफलाइन सिस्टम को ऑनलाइन करना। ठीक है, और ये जो प्रणाली है ये कागज रहित संचालन, तो ऑनलाइन हो जाएगा तो कागज की नीड ही नहीं है, तो कागज रहित संचालन, समय और संसाधनों की भी बचत होगी, डेटा सुरक्षा भी आएगी इसमें। ठीक है ना, पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, शीघ्रता आएगी, जवाबदेही सुनिश्चित होगी, इन सब पर आधारित है। कौन कौन से मॉड्यूल इसमें यूज किए जाते हैं, तो इसमें IPR हो गया, जैसे कि ठीक है ना, PAR हो गया, NOC हो गया, लीव हो गया, E फाइल हो गया, डाक हो गया, इन सब का यूज किया जाता है ऑफलाइन को ऑनलाइन सिस्टम में चेंज करने के लिए। और इसका जो 2.0 संस्करण है उसमें कॉमन मास्टर्स और अचल संपत्ति विवरण से संबंधित मॉड्यूल जो है उनको लाइव किया गया है। कॉमन मास्टर्स और अचल संपत्ति विवरण से संबंधित मॉड्यूल्स को लाइव किया गया है। अब क्या ये एग्जाम में पूछे जाने लायक है, तो बिल्कुल भी नहीं, और बहुत सारे क्वेश्चन बनाने को हैं, इन पर थोड़ी बनाए जाएंगे क्वेश्चन। राज ई साइन, राज ई साइन जो है, अब आप जानते हो ई साइन क्या है, इसको क्या एक्सप्लेन करें, तो यह जो पहल है वो आधार KYC प्रमाणीकरण जो है, आधार का जो KYC करवाते हैं, ठीक है ना, आधार KYC प्रमाणीकरण के माध्यम से सुरक्षित, लागत कुशल और पारदर्शी ऑनलाइन दस्तावेज हस्ताक्षर और सरकारी अनुमोदन को किसी भी समय
कहीं से भी सक्षम बनाकर कागज रहित प्रणाली को बढ़ावा देती है। तो राज ई साइन मतलब ई सिग्नेचर करना, आजकल देखे होंगे एसडीएम वगैरह ई सिग्नेचर चलते हैं, जिससे कि समय की बचत होती है और आपको ऑफिस में भी नहीं जाना पड़ेगा। राजमेल, तो मेल आप जानते हो, और उसी से रिलेटेड एक निशुल्क ईमेल सेवा है राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए, जिससे कि जो स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा है उसमें भी आप ईमेल कर सकते हो। राजनेट क्या है, तो इंटरनेट आप जानते हो, तो राजनेट भी इसी से रिलेटेड है। राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, वाईफाई है बेसिकली ये। राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको अपने राजस्वान बोलते हैं, उसके माध्यम से अंतिम छोर की जो ग्राम पंचायत है उनको जोड़े जाने के लिए एक एकीकृत नेटवर्क समाधान जो है ये लागू करता है। कौन? राजनेट, राजस्वान के माध्यम से। इस पहल के तहत जिला और ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं जो है वो स्थापित की गई है। वीसी कक्ष जो है वो बनाए गए हैं जिला और ब्लॉक स्तर पर। इसके अलावा एक स्टेट पोर्टल बनाया गया है। स्टेट पोर्टल जो है वो आपके स्टेट पोर्टल जो है वो नागरिकों, सरकारी उपयोग करता है, व्यवसायी हैं, पर्यटक हैं, विदेशों में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए सूचना और लेन देन आधारित सेवाओं का एक एकल स्रोत है स्टेट पोर्टल। नागरिक भी शामिल हैं, सरकारी उपयोगकर्ता भी शामिल है, व्यवसायी भी शामिल है, पर्यटक भी शामिल है, एनआरआईज भी शामिल हैं। इसके अलावा बनाए गए हैं स्टेट डेटा सेंटर, जिनको एसडीसी बोलते हैं, स्टेट डेटा सेंटर। तो ये जो है राज्य स्तर पर ई गवर्नेंस एप्लीकेशन की भौतिक रूप से जो है वो होस्टिंग सुविधा उपलब्ध करवाता है। ठीक है ना, ये ई जो स्टेट डेटा सेंटर है ये भौतिक होस्टिंग जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। अब इनकी कुल क्षमता कितनी है, तो 800 रैक की क्षमता है स्टेट डेटा सेंटर्स की, और ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के अंदर जो है वो पहुंच सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा एक भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर भी है जो कि जयपुर के अंदर, आप सब जानते हैं। ये जो भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर है, जिसको RSDC बोलते हैं, P4, RSDC P4, इसका मीनिंग है अप टाइम टीयर 4, P4 यानी टीयर 4। ठीक है, टीयर 4 प्रमाणित गोल्ड स्टैंडर्ड सुविधा है, ध्यान रखना, ये टीयर 4 प्रमाणित गोल्ड स्टैंडर्ड सुविधा है जो 99.99% अप टाइम जो है वो सुनिश्चित करता है। भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर का जो अप टाइम है वो 99.99% है। ठीक है, इसके अलावा बने हुए हैं कमांड और कंट्रोल सेंटर, जिनको अपने बोलते हैं अभय। कमांड और कंट्रोल सेंटर बने हुए हैं, उनको अपने अभय बोलते हैं। ठीक है, तो अभय जो है इसके अंदर एक तो जीपीएस होता है और एक सीसीटीवी होता है। तो अभय सेंटर जो है वो जीपीएस और सीसीटीवी आधारित सुरक्षा के लिए एकीकृत समाधान प्रदान करता है। कितने राज्यों के अंदर, कितने संभाग के अंदर, तो 7 संभागीय मुख्यालयों पर अभय यानी कि कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किए गए हैं, और 26 जिलों के अंदर कितने संभागीय मुख्यालयों पर? 7 संभागीय मुख्यालयों पर और 26 जिलों के अंदर अभय जो है वो स्थापित किए गए हैं। इसमें वीडियो सर्विलांस सिस्टम हो गया, डायल 100 कंट्रोल सिस्टम है, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये सारे आपको इसमें अभय में मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड और संपर्क पोर्टल अवार्ड। ठीक है, मुख्यमंत्री एक्सीलेंस अवार्ड और संपर्क पोर्टल अवार्ड जो है ये 21 अप्रैल 2025 को जो लोक सेवा दिवस होता है उस पर दिए गए थे, प्रभावी जन शिकायत के निवारण के लिए। तो मुख्यमंत्री जो उत्कृष्टता पुरस्कार है वो 6 अधिकारियों और 3 विभागों को दिए गए, और राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार 9 अधिकारियों और 4 विभागों को दिए गए। कोई काम का नहीं। ये ध्यान रखना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, ठीक है, ये भी पारदर्शी और प्रभावी जो प्रशासनिक तंत्र है उसके लिए पहल है सूचना का अधिकार 2005, जिसका नोडल विभाग आपको पता होना चाहिए प्रशासनिक सुधार विभाग है। ठीक है, प्रशासनिक सुधार विभाग इसका नोडल विभाग है। इसके अलावा एक ये ध्यान रखना कि राजकेड क्या है। राजकेड राजस्थान एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर है। राजकेड क्या है? राजस्थान एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर। तो राजकेड जो है इसको क्षमता निर्माण और कौशल संवर्धन के नवाचारी मॉडल के रूप में परिकल्पित किया गया। तो राजकेड में एक तो क्षमता निर्माण शामिल है और एक कौशल संवर्धन शामिल है। ठीक है,
इसकी यूएसपी क्या है, राजकैड की यूएसपी क्या है, कमिटमेंट एश्योर्ड डिलीवरी। यहां पर कमिटमेंट की जाती है कि आपको सेवा मिलेगी ही मिलेगी, तो कमिटमेंट एश्योर्ड डिलीवरी जो है वो राजकैड की यूएसपी है। इसमें बहुत सारी उभरती तकनीकें हैं, जैसे कि पाइथन है, ठीक है ना, फ्लटर है, एआई है, मशीन लर्निंग है, क्लाउड है। इन सबको अपनाकर अपनी आंतरिक जो आईटी क्षमता है उसको मजबूत किया जाएगा राज कैड के माध्यम से। एक तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, राजस्थान एप्लीकेशन डेवलपमेंट सेंटर, यूएसपी ध्यान रखना, कमिटमेंट एश्योर्ड डिलीवरी। क्या काम करता है, क्षमता निर्माण और कौशल संवर्धन। कौन कौन सी तकनीक, तो पाइथन वगैरह ये सब। इसके बाद है भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस। तो इसके तहत सबसे पहली आती है राजधरा। राजधरा एक भूस्थानिक डेटा प्रबंधन और विश्लेषण हेतु राज्य स्तरीय एकीकृत जीआईएस प्लेटफॉर्म की स्थापना के लिए जो है वो स्थापित पोर्टल है, ठीक है। अब इस राजधरा के अंदर जो भी विभाग और उपक्रम है उनकी परिसंपत्तियों के लिए जियो टैगिंग जो है वो की जाती है, और उनके लिए मोबाइल एप्लीकेशन हो गया, पंजीयन और मुद्रांक विभाग जो है उसके लिए आपके जीआईएस आधारित डीएलसी टैगिंग हो गया, प्रशासनिक विभाग के लिए सड़क सूचना सहित अन्य समाधान है वो सब प्रोवाइड करवाए जाते हैं इस राजधरा प्लेटफॉर्म के माध्यम से। इसके अलावा जीआईएस के तहत ही जयपुर का 3D सिटी मॉडल जो है वो तैयार किया गया है, ठीक है। जयपुर का जो मास्टर डेवलपमेंट प्लान 2025 है उसके तहत लगभग 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को इसमें सम्मिलित किया गया है 3D सिटी मॉडल के तहत। इसके अलावा हेरिटेज स्मारकों के डिजिटल संरक्षण के लिए चयनित स्थानों का 3D स्कैनिंग करके वर्चुअल संरक्षण हेतु मॉडल तैयार किया गया। जो भी हेरिटेज स्मारक है उनका डिजिटल संरक्षण किस प्रकार से किया जाए, उसके लिए जो भी चयनित स्थल है कौन कौन से हैं वो अपने देखेंगे, उनके उनका 3D स्कैनिंग करके वर्चुअल संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। और उसके लिए जो मॉडल तैयार किया गया है किन किन स्थानों का, तो जयपुर के अंदर एक तो हवा महल हो जाएगा, एक जंतर मंतर जो फेमस है, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम हो गया, सिटी पैलेस हो गया, जो परकोटा है वो हो गया, उसके 8 द्वार, परकोटा शहर के 8 द्वार हो गए, और आमेर का किला हो गया। इन सब का जो है वो 3D स्कैनिंग की जाएगी। उदयपुर के अंदर सिटी पैलेस जो है, और इसके अलावा कुंभलगढ़ का जो किला है इसका भी वर्चुअल संरक्षण किया जाएगा। और एक अर्बन जीआईएस पोर्टल भी बनाया गया है जो नागरिकों और प्रशासकों को भूमि उपयोग की पहचान, खसरा, भूखंड स्वामित्व विवरण देखने, पुलिस थानों, नगर निकाय वार्डों, लेआउट प्लान स्तरों तक पहुंच स्थापित करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो बेसिकली एक तो अर्बन जीआईएस पोर्टल भू उपयोग से संबंधित है और एक पुलिसिंग से भी संबंधित है। तो ये इतने वैसे तो कोई खास है नहीं, ठीक है। ई प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, तो ई प्रोक्योरमेंट जो प्रणाली है वो अक्टूबर 2011 के अंदर स्टार्ट हुई थी, और ये सार्वजनिक क्षेत्र के जो पीएसयू यानी कि उपक्रम है उनसे सहित सभी सरकारी संगठनों के लिए ई प्रोक्योरमेंट यानी कि गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन मॉडल प्रणाली जो है इसको लागू किया गया है। तो सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, ई प्रोक्योरमेंट कब स्टार्ट हुआ है, अक्टूबर 2011 में। डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स जो है इसका क्या उद्देश्य है, तो कर अपवंचन की पहचान करके राजस्व जो है उसमें वृद्धि करना और कर आधार का विस्तार करना। क्रियान्वित किसके लिए किया गया है, वाणिज्यिक विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग हो गया, परिवहन विभाग हो गया, खान विभाग हो गया, इन सब में डेटा एनालिटिक्स जो है इसको लागू किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है इस चैप्टर की, वो है राजस्थान एआई और एमएल नीति, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग नीति। राजस्थान एआई या एमएल नीति 2026। सबसे पहली बात, लॉन्च कब हुई है, 6 जनवरी 2026 को। 2026 की है तो 6 ध्यान रखना, तो 6 जनवरी 2026 को ये नीति आई है। कहां पर लॉन्च की गई, तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उस जयपुर के अंदर, वहां इसको लॉन्च किया गया था। 6 जनवरी 2026 को जो है ये नीति जो है
राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा राजस्थान रीजनल एआई जो इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस है जयपुर के अंदर, वहां पर इसको लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य बहुत सिंपल है, जो भी सार्वजनिक सेवा प्रदायगी है उसका आधुनिकीकरण करना, वो एआई के माध्यम से ही हो सकता है। पारदर्शिता को बढ़ाना, ठीक है, नवाचार को प्रोत्साहित करना, नए रोजगार अवसरों का सृजन करना, एआई के जो लाभ हैं उन तक समान और समावेशी पहुंच को सुनिश्चित करना। अब इस नीति के प्रमुख घटक क्या क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक, शासन में एआई को अपनाना। दूसरा, एआई कौशल और क्षमता का निर्माण करना। तीसरा है उद्योगों के लिए एआई को प्रोत्साहित करना। एक तो शासन के अंदर, एक उद्योगों के लिए और एक कौशल के अंदर, ठीक है। तो शासन में एआई को अपनाना, एआई कौशल और क्षमता निर्माण करना, उद्योगों के लिए एआई प्रोत्साहित करना। इसके अलावा विकसित राजस्थान जो संकल्प है उसके जो भी दीर्घकालिक लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति में ये बहुत ही सहायक रहेगी ये नीति, डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में। तो ये तो थे आपके पारदर्शी और जवाबदेही प्रशासनिक तंत्र के लिए। अब इसमें लास्ट हेडिंग आती है, वो है आपके प्रभावी वित्तीय प्रबंधन। तो प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के लिए एक एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली जो है, जिसको शॉर्ट में IFMS बोलते हैं, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, इसको अपनाया गया है। तो राजस्थान ने बजटिंग और लेखांकन प्रक्रिया जो है उसके प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए इसको अपनाया है, ठीक है। वित्तीय प्रबंधन में यही चीजें आती है, बजटिंग, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग। तो लेखांकन और बजटिंग जो है इसके प्रभावी प्रबंधन के लिए राजस्थान ने अपनाया है एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को, जिसका तीसरा वर्जन अभी चल रहा है। और इसके अंदर किन किन चीजों पर काम किया जाता है तो वो आप देख सकते हो। एक, इसमें बजट प्रबंधन पे काम किया जाता है। एक, इसमें बैंकिंग लेन देन जो है इस पर काम किया जाता है। एक, इसमें काम किया जाता है केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उन पर, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती है उस पर, ई भुगतान कैसे सुनिश्चित किया जाता है, मास्टर डेटा प्रबंधन कैसे होता है, ई अकाउंट सबमिशन कैसे होता है, कोषागार का नियंत्रण कैसे होता है, इन सारे पॉइंट्स पर यहाँ पर काम किया जाता है, जो एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली राजस्थान सरकार ने अपनाई है। जैसे कि पहले बजट प्रबंधन की अगर अपने बात करें तो बजट प्रबंधन में बजट आकलन हो गया, है ना, योजना हो गई, निगरानी हो गई, है ना, इन सारी चीजों पर बल दिया जाता है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंदर यही है कि भारत सरकार के SNS स्पर्श के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जो भी प्रायोजित योजनाएं उनके कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के प्लेटफॉर्म जो है उसके साथ में इसको एकीकृत किया गया है। इसके अलावा जो जो भी फैसिलिटीज, वित्तीय फैसिलिटीज जो भी दी जाती है, जैसे UPI वगैरह है, वो सारी है। ई भुगतान कैसे, तो RBI के द्वारा जो है पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जाता है। मास्टर डेटा प्रबंधन आप जानते हो, जो भी प्राधिकारी है, हितधारक है, पेंशनर्स है, उनके लिए तैयार किया जाता है। ई अकाउंट सबमिशन जो है उसमें सभी ई वाउचर के साथ खातों की सूची जो है वो AG कार्यालय जो है उसको भिजवाना। कोषागार नियंत्रण यानी कि सटीक और कुशल वित्तीय लेन देन जो है वो सुनिश्चित करने के लिए ट्रेजरी चेक जारी करना। बैंकिंग लेन देन में हो जाएगा आपके बैंकिंग लेन देन आप अच्छे से जानते हो, बैंक जो इंजन है उसके माध्यम से सिस्टम बैंकिंग लेन देन जो है वो संग्रहित करना। तो ये सारी इसकी बेसिकली विशेषताएं हैं। इनकी मेन हेडिंग्स ध्यान रखना। ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से इसकी विशेषता नहीं है। बजट प्रबंधन, बैंकिंग लेन देन, कोषागार नियंत्रण, ई अकाउंट सबमिशन, मास्टर डेटा प्रबंधन, ई भुगतान सुविधाएं और केंद्र प्रायोजित योजनाएं, ये सारी इसकी विशेषताओं में शामिल है। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर 12 था। अब एक चैप्टर बचा है, चैप्टर 13। हालांकि उसकी PDF ऑलरेडी आपको दी जा चुकी है, क्लास कल आ जाएगी उसकी, और उसमें सारे के सारे आंकड़े ही हैं, ठीक है ना। उसमें सारे के सारे आंकड़े हैं, उनको अच्छे से मैं याद करवा दूंगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। SI वाले डाउट में मत रहना कि ये आंकड़े पूछे जाएंगे या नहीं। तो भाई दैनिक भास्कर की न्यूज़ के अकॉर्डिंग तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन RPSC के ट्रेंड के अकॉर्डिंग तो पूछे जाएंगे। इसलिए आंकड़े पुराने वाले भी पढ़ने हैं, आंकड़े नए वाले भी पढ़ने हैं, दोनों ही पढ़ने हैं, ध्यान रखना। और कोई विशेष अंतर भी नहीं होता, मैं आपको सिंपल बात समझा देता हूँ। आंकड़ों में कोई विशेष अंतर नहीं होगा। आप नए वाले आंकड़े पढ़ लो और उनमें से कुछ माइनस कर दो, कुछ माइनस कर दो, आपको पुराने वाले भी याद हो जाएंगे, ठीक है।
तो आप नए वाले पढ़ लो भले ही, पुराने वाले अपने आप याद हो जाएंगे कि उससे कुछ कम ही होगा। बस ऑलमोस्ट आंकड़ों में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो चैनल पर तो।